पहले मैं बता दूं, मैं आप लोग के लिए सारे सैंपल सेट्स जो टर्म 2 में आने वाले क्लास 11 मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं केमिस्ट्री बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सैंपल सेट 1 में आपका जो क्वेश्चन है नंबर 1, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, CO मॉलिक्यूल का, किसका, CO मॉलिक्यूल का। तो देखते हैं बारी बारी से। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है भाई, वैलेंसी 4 है, सॉरी हाँ सही बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 और वैलेंसी भी 4, तो भैया बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो वैलेंसी कितना होगा भाई 2, तो बॉन्ड कितना बनेगा 2। ये सब पढ़ रखे हो आप लोग ना। अब इस जगह पे दोनों के बीच में कंप्रोमाइज होने वाला है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पहले क्या होने वाला है, शेयरिंग। देखिए ऑक्सीजन को 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये क्या कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाय शेयरिंग। अब कार्बन का अटेंशन, तो भाई देख लेते हैं। ऑक्सीजन की तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ऑक्टेट इस तरीके से। अब कार्बन क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है भाई, होगा। चलो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन गए, बट कार्बन के पास अभी भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब यही काम हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन के अभी तक 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, चाहे कितने 8, तो ये ऑक्सीजन इस पे दया खाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को ट्रांसफर करेगा। जब ट्रांसफर करेगा तो एक पूरा लोन पेयर ट्रांसफर करने वाला है। इसमें 2 साइड हो जाएंगे, एक हो जाएगा डोनर साइड, एक हो जाएगा एक्सेप्टर साइड। जो डोनर साइड होगा पॉजिटिव चार्ज रखेगा खुद पे, और जो एक्सेप्टर साइड होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये लाइन जो दिया हुआ है वो बॉन्ड का है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब ध्यान से देखो, 2 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ये 2 अपना कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है, और 2 जो शेयरिंग किया है सब तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन चार्ज के बेसिस पे बात करें तो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। देखिए ये है, लेकिन चार्ज के बेसिस पे क्या बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। तो सही फोटो हम लोग जो है इस तरीके से बनाते हैं, CO। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया, चलिए ओके, पहला क्वेश्चन खत्म। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के पास है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि एंथैल्पी चेंज जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शंस है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। तो जब भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं, यानी एक्सेस ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होना, एक्सेस ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले रहे हो तो एंथैल्पी चेंज, ठीक है, एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सेकेंड भी हो गया भाई। थर्ड आपसे पूछा गया, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस ऐसा ही साथ नहीं देखिए। यदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना तो बहुत ही सिंपल है, आप हर एक ग्रुप का निकाल सकते हैं। एक ग्रुप 1 भी, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जितने भी ग्रुप है ना, ग्रुप 18 तक आप सभी के क्या कर सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। बट हम कोशिश करते हैं यहाँ पे सभी को एक साथ बनाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप 13 दिया हुआ है ना, तो पहले आप एलिमेंट लिख लीजिए सारा का सारा, ठीक है। तो ग्रुप 13 में कौन कौन सा है भाई, बोरोन है, ल्यूमियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। ठीक है, तो आज किए होंगे बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इस तरीके से ना। इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका एटॉमिक नंबर 13 में 18 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा भाई। इसमें फिर क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। अब हम इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा भाई। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैजिक नंबर के सहारे। मैजिक नंबर क्या होता है, 8, 18, 18, 32।
ठीक है। मैं ऐड किया कितना आया 13, 18 ऐड किया कितना है 31, 18 ऐड किया कितना है 49, 32 ऐड किया कितना है 71। इस तरीके से हम यहाँ पे डॉट नंबर फाइंड कर लेंगे। हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए इतना दिमाग में लगाना है। अब देखिए मैं मैजिक नंबर के लिए वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट में कह देना। अब देखना स्टूडेंट्स, बोरोन के लिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p1, या सेकंड सेल में 2s2 2p1 5 है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन 5 ही होंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट सेल में कितने हैं 2s2 2p1, ठीक है। अब एल्युमिनियम के लिए बात करें तो 1s2 2s2 2p6, अभी तक 10 हो गए हैं, 13 होने चाहिए ना। 3s2 3p1 कितना आ गया 3s2 3p1, आखिर 2s2 2p1 है 3s2 3p1। जैसे इसमें पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, देखो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक देखो आप लोग, यहाँ तक 10, यहाँ तक 10 कितने हो गए 20, 3d 10 कितने हो गए 30। अब हम 4p में चलना होगा, तो 4p में कितना 1। अब क्या करो 4s वाले को एक साथ कर दो, तो कितना मिलेगा 4s2 4p1। ऐसे नीचे आओगे तो क्या मिल जाएगा 5s2 5p1। इसके बाद नीचे आओगे तो क्या मिलेगा 6s2 6p1, ठीक है ना। तो यानी सभी में एक चीज कॉमन दिख रहा है कि हमें लास्ट सेल दिख रहे हैं, तो 5s2 5p1 6s2 6p1 4s2 4p1। तो हम ऐसा कह सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये ns2 np1 होगा भाई। तो ग्रुप 14 में चलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ना, तो ग्रुप 14 के लिए क्या हो जाएगा बताओ ns2 np2 भैया। 15 में कितने हो जाएंगे ns2 np3। इस तरह से हम 18 तक निकाल सकते हैं, ns2 np6 तक निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को, चलिए ओके। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कैलकुलेट द पीएच वैल्यू। वाह जबरदस्त क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं पीएच वैल्यू निकालते हैं किसका 0.1 m HCl का, 0.1 m HCl का। ये क्या आ गई मोलैरिटी है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं आप, तो कोई बात नहीं, ठीक है 0.1 m HCl। अच्छा एसिड की खासियत क्या है हाइड्रोजन आयन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, नहीं हाइड्रोजन आयन। ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, तो कंसंट्रेशन इंडिकेट करता है इसका कंसंट्रेशन जो इसके अंदर है हाइड्रोजन आयन का। अब आप पीएच वैल्यू निकालने के लिए एक चीज पढ़ाया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन में हम माइनस लॉग को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया गया वो क्लास 10 पढ़े होंगे आप लोग, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीपल बाय लॉग इज कॉल्ड पीएच। तो पीएच इस तरीके से दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कंसंट्रेशन आयन कितना दिया हुआ है आपको, कंसंट्रेशन मोलैरिटी क्या है हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1 मोलैरिटी, यही दिया हुआ है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10 की पावर -1 ये लिख सकते हैं कि नहीं, बस इसी को क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है। अरे बहुत आसान है, अब देखो तो सही, अब देखो क्या करेंगे हम, अब क्या करने वाले इस वैल्यू को बस पुट करने वाले स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। यानी पीएच वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे माइनस लॉग, थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई गई होगी आप लोगों को, तो H प्लस इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं माइनस लॉग। अभी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अभी देखें ना हमको कितना है 10 टू द पावर -1 m, ये बिठा दो भाई 10 टू द पावर -1। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, यदि हमारे पास log x टू द पावर m है तो m पीछे आ जाता है, यानी हम इसको क्या लिखते हैं m log x। ये माइनस है भाई तो -1 हम इसको लिख सकते हैं, ये -1 फिर आ गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे log 10, इसके बेस में क्या छिपा हुआ 10 छिपा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ऑल ओवर pH का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1, और pH का वैल्यू 1 हो मतलब किस नेचर का एसिडिक नेचर का। कौन से नेचर का स्टूडेंट्स एसिडिक नेचर का। खत्म हो गया pH का वैल्यू 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं ऑक्सीडेशन टर्म इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। चलिए बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में हमको क्या करना है ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है, डिफाइन ऑक्सीडेशन। भैया इसका बहुत शॉर्टकट ट्रिक होगा, आप यूट्यूब चैनल में देखे होंगे, आपने सर लोग भी पढ़ाए होंगे,
एकदम शॉर्टकट। यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ क्या चीज, ऑक्सीडेशन, भैया दोनों है यहाँ पे। लियोजर, क्या चीज है, लियोजर, लॉस ऑफ किसका भाई, इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिंपल सी बात है, आसान है या नहीं आप बताओ, आसान है या नहीं, अरे भैया है, बस ये लिख देना हो जाएगा। अच्छा एग्जांपल दे दें, चलिए देखिए एग्जांपल कैसे देते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास क्या है, जिंक है। अब जिंक जो है यहाँ पे ध्यान से O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा भाई, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। बैलेंस करना है, अच्छा बैलेंस कर लो भाई, कोई भी दो ऑक्सीजन दोगे तो जिंक मेटल यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब देखते हैं इस जगह पे बैलेंस तो हो गया, अब ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन, हम तो आपको पता है एक डेफिनेशन से, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, जिंक का। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू किसमें, जिंक ऑक्साइड। पर पता है बच्चों, यहाँ पे जिंक मेटल है, इसमें 0 चार्ज है। आपको पता है एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2, तो जिंक कितना बैलेंस करेगा, +2, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल पे टोटल सम चार्जेस जो होते हैं, तो इसका क्या देख रहे हैं, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक ऑक्साइड। अब कोई मॉलिक्यूल अपने पे पावर कितना रखता है, 0 रखता है भाई। ऑक्सीजन पे -2 हो गया तो जिंक पे कितना हो गया, +2 हो गया। अब देख लो यहाँ पे जिंक पे +2 चार्ज, जिंक यहाँ पे 0 चार्ज है, तो जिंक यहाँ पे 0 है, जिंक से यहाँ क्या हो गया, +2। आप ही बताओ कोई मेटल 0 से पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन लूज हो गया होगा, यानी यहाँ से जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन खोया होगा, लूज किया होगा, तब +2 चार्ज आया होगा। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रिडक्शन उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लीजिए जिंक 2+ है, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया हो तो क्या बना देगा, जिंक। तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, जिंक बना देगा, तो अलग डेफिनेशन हो गया, किसका हो गया, रिडक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे आइडिक नेम लिखना है भाई, बहुत ही आसान है, आइडिक नेम। देखिए इसका फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए भाई, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखा है, रूल दिया गया है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेशन करने वाले हैं, मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने वाले हैं। अब जब नाम लिखना है तो सबसे पहले रूल थोड़ा याद कर लेते हैं, सेलेक्ट लॉन्गेशन ऑफ कार्बन आइटम, पहला रूल यही पढ़ा है हमने सर। या कार्बन आइटम, कार्बन का चार्ज है, सबसे पहले सैचुरेशन पहचान, लॉन्गेशन देखो भैया, लॉन्गेशन इस तरीके से मिल गया आपको, मिल गया लॉन्गेशन। अब हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग देखो इधर से यदि हम करें तो टोटल कार्बन आइटम 5 मिल रहे हैं, इधर से भी काउंटिंग करें तो भी कार्बन आइटम कितने मिल रहे हैं हमें, 5 मिल रहे हैं। बट क्या है, डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, नीचे से ज्यादा प्रेफर करेंगे, ऊपर गलत। अब हम पहला तो पेरेंट चेन चूज कर लिए, हम नंबरिंग भी कर लिए, बड़ा आसान हो गया नंबरिंग करने के बाद। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, काउंटिंग, मतलब अब पहले देखिए क्या इसमें ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग है तो कौन सा नंबर, हाँ है भाई ब्रांचिंग 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे ब्रांचिंग हो गया। तो पहले प्रीफिक्स के रूप में ब्रांचिंग को देखते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में किसको देखते हैं, ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग प्रीफिक्स। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, उसको हम बना देंगे रूट वर्ड, क्या बना देंगे, रूट वर्ड। अब सैचुरेशन वो चला जाएगा सफिक्स में। ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना, पहला प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन सफिक्स। प्रीफिक्स में देखो कि कौन-कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो लटके हुए दिखाई दे रहे हैं लॉन्गेशन में, तो भैया ये दिख रहा है 3 पे मिथाइल दिख रहा है ना, 3 पे क्या दिख रहा है, मिथाइल, तो आप लिखो पहले 3 पे मिथाइल है। लॉन्गेशन कितने का है भाई, तो 5 का है, 5 में क्या होता है, रूट वर्ड पेंट। अब सैचुरेशन क्या बताना चाह रहा है, तो डबल बॉन्ड ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो जब डबल बॉन्ड है तो सफिक्स में हम प्राइमरी सफिक्स लेने वाले हैं, और सफिक्स तक में हम बात कर लेते हैं, इन लिखेंगे। अब ये लिखना है कि इन के लिए जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम पोजीशन क्या होगा भाई, तो 1 का, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट, फिर 1 फिर इन, तो क्या नाम हो गया लगभग 3 मिथाइल पेंट 1 इन। समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप आ ही गया, आप चिंता नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। वाह
ब्यूट 2 इनका cis आइसोमर लिखना है। आपको पता है अल्कीन जो है ना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अल्कीन जो है अल्कीन वो क्या करता है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और जब ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें सीस और ट्रांस के केस आएंगे, सीस और ट्रांस के केस आने वाले हैं। ठीक है, तो अल्कीन में जो मेरे पास आने वाला है वो ब्यूट 2 इन है। कौन है बोलो, ब्यूट 2 इन है। तो भाई इसमें समझ लो पहले ब्यूट मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब बोला 2 पे डबल बॉन्ड है, भैया 2 पे डबल बॉन्ड है तो बाकी वैलेंसी की बेसिस पे हाइड्रोजन पुट कर दोगे। यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेगा, 1 बॉन्ड बन चुका, 3 हाइड्रोजन चाहिए दे दिए। यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुका, 1 हाइड्रोजन चाहिए, 3 बॉन्ड दे दिए। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका, 1 बॉन्ड और चाहिए हाइड्रोजन का, 1 दे दिए हाइड्रोजन। यहाँ 1 बॉन्ड बना चुका, 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 दे दिए। देखिए ये बन गया हमारे पास क्या, ब्यूट 2 इन। अब ये क्या क्या कर सकता है, रोटेशन के बेसिस पे ज्योमेट्री देखना। ठीक है, देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम इसको अरेंज जैसे कर सकते हैं, आप लोग बताओ सच सच। हाँ यार CH3 3 डबल बॉन्ड CH3 ऐसा कर सकते हैं, मतलब हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं या नहीं, इतना बताइए। मतलब जो हम अभी लिख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, तो पहली पॉसिबिलिटी के दोनों हाइड्रोजन को सेम सेम डायरेक्शन में रखें और दूसरी पॉसिबिलिटी अपोजिट डायरेक्शन में कर दें। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, सेम सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। जो बच गए हैं ग्रुप, मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, आप ऐसे लिख दो, इसमें ऐसा लिख दो, इसमें एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिथाइल होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में मिथाइल होगा। आप देखिए से क्या समझ में आता है कि भाई है तो ब्यूट 2 इन, लेकिन 2 अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बन गया। जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो, सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो तो बोलते हैं ये सिस होता है, और जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हो तो इसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं बताओ, ट्रांस। जब नाम लिखना होगा इसको तो कैसे लिखेंगे भाई, ये सिस है तो ये सिस ब्यूट 2 इन, ये ट्रांस है तो क्या बोलेंगे, ट्रांस ब्यूट 2 इन। और इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट होगा, इसमें डाइपोल मूवमेंट होगा, यानी डाइपोल मूवमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यानी म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डाइपोल मूवमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि म्यू इक्वल टू 0 है यहाँ पे। देखो तो आपको दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से बात करेंगे, ये खत्म हो गया 7। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेट का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर सैंपल सेट 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले बना है, हाँ हम लोग चल रहे हैं सेट 2 में स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही जल्दी जल्दी आपको सामने में क्लियर कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को सबको समझ में आना चाहिए। और सच बताओ यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बोलिएगा सर थैंक यू। इतना यार कम से कम थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी सलाह मिल देते हैं यार, सलाह दिल से बड़ा खुशी महसूस होगा। तो लैविश स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, फिर से लैविश स्ट्रक्चर भाई, तो लैविश डॉट स्ट्रक्चर बोलो या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो या लैविश डॉट स्ट्रक्चर बोलो, भाई दोनों सेम चीजें हैं। यहाँ पे H2 अब पता क्या, ऑक्सीजन के पास क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिखा दिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन है भाई, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंसी, सिंपल सी बात है। बट इसकी बात करेंगे, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी कितनी है 2, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 और वैलेंसी भी 1, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी 1, ये दोनों बॉन्ड भी कितने बनाएंगे 1 बॉन्ड बनाएंगे भाई। लेकिन ये बॉन्ड कितना बनाएगा ऑक्सीजन भाई, 2 बॉन्ड बनाने वाला है, कितना बॉन्ड 2 बॉन्ड। अब देखो आप ध्यान से सोचो, जब हम इस लाइन को लिख रहे हैं तो क्या समझ में आता है, अच्छा ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा भैया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्या करने वाला, 1 बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब 1 1 2 ये 2, मतलब कुछ समझ में आ गया, कुछ दिमाग में फिगर बनने लगा है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यानी हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है भैया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है,
आप कभी क्रॉस और डॉट के लिए परेशान मत होना, आपको लगता है एक को क्रॉस देना चाहिए दूसरे को डॉट, आप उसी तरीके से बनाओ। सो हम दोनों में सेम दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हाइड्रोजन बेचारा कितना भी बॉन्ड बना ले डुप्लीकेट ही बनाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। देखो हाइड्रोजन डुप्लीकेट बना रहा है ना, हाइड्रोजन डुप्लीकेट बना रहा है, ये एक ही बॉन्ड बना सकता है भाई, एक ही बॉन्ड बना सकता है, दोनों एक करके दो बना लिए। बट ऑक्सीजन क्या करेगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में। तो ध्यान से देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया 2 हाइड्रोजन के बीच में भाई, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले ही से थे, 2 हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए, इनके डुप्लेट कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको दिखा रहा हूं बॉन्ड के जरिए, देखो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस तरह से एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया ना। आई होप आप सभी को समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ में अभी पहले बॉन्ड बना लेते हैं, वो यहाँ पे H यहाँ पे H, दो बॉन्ड पेयर अभी बचा है और बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का समझ में आ गया ना। दूसरा डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें बिट एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। वाल्व ये जो है रिजिड इमूवेबल वॉल से बना हुआ होगा, यानी ना आगे पीछे मूव करेगा, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग समझते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आप बस इतना लिखना यहाँ पे, द थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, यानी ये थर्मोडायनामिक चैप्टर में है, थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें से आइसोलेटेड सिस्टम ये सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। थर्मोडायनामिक सिस्टम इंक्लोज्ड, अच्छा इंक्लोज्ड होता है बाय रिजिड, पूरी तरह से कठोर होगा ना, इमूवेबल, इमूवेबल ये मूव नहीं होगा बाबू, है ना, वॉल, ऐसा वॉल होगा जो इमूवेबल वॉल होगा, थ्रू विच neither mass nor energy nor can exchange, ना मास का एक्सचेंज हो सकता भाई, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, और ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है, ठीक है। ये इंक्लोज्ड होता है और रिजिड इमूवेबल वॉल के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया ये। नेक्स्ट की बात करें हम, राइट दी, देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अरे वाह, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको है, पहले ये समझना होगा इसके लिए। The last electron of elements enters in p subset, अच्छा अच्छा अच्छा, the last electrons of elements enters in p subcell is called p block elements। यदि p में एंटर कर रहा है, देखिए भैया 1s2 2s2, पहला जो एंटर करेगा 2p1 में, दूसरा जो एंटर करेगा भैया 2s2 2p2 में, यानी p3 p4 p5 मैक्सिमम इन करेगा p6 में। कहाँ तक इन करेगा, p6 में। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स हम क्या कहेंगे, जो p1 से लेके कहाँ तक इंटर करे, p6 तक, ठीक है ना। क्योंकि p में हम लोग क्या जान रहे हैं, यहाँ पे 3 तरह के सबसेल भाई, सिंपल सिंपल सीधी ऑक्युपाइड दिखा दिए, फिर क्या करेंगे हम अपोजिटली ऑक्युपाइड करेंगे। तो आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स, उसी की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कितना हो गया, p6। स्टार्ट कहाँ से हुआ, p1 से, तो p1 से लेके p6 तक, ये दिमाग में रखेंगे। अब इसके बेसिस पे एग्जांपल दे रहे हैं, क्या एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हम ग्रुप 13 ले लें, क्या ले लें, ग्रुप 13। आप उसी टाइम में याद रखो, जब ग्रुप 13 लिए थे तो क्या आया था हमारे पास, 1s2 2s2 2p1 आया था, ये 5 बोरोन के लिए, फिर 3s2 3p1 इसके लिए आया, एल्युमिनियम के लिए। तो यहाँ पे से ग्रुप
13 के लिए हम क्या लिखे NH2NP1। ग्रुप 14 में चलेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा NH2NP2। ग्रुप 15 के लिए चलेंगे तो NH2NP3। ग्रुप 16 के लिए चलेंगे तो NH2NP4। ग्रुप 17 के लिए चलेंगे तो NH2NP5। 18 के लिए चलेंगे तो NH2NP6। बस मैक्सिमम इतना ही भर सकता है, तो 3 ब्लॉक में इंटरजो होने वाला है 56 तक। यानी ये चीज समझ में आ गया, NH2 तो फिक्स होगा, तो NH2 से लेके अब यहाँ पे NP, P में वेरिएबल है ना, 1 से स्टार्ट होगा कहाँ तक गया 6 तक, तो 1 to 6। ये मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। कितना NH2 से NP1 से लेके कहाँ तक 6 तक खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत मजा आ रहा होगा, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ रिएक्शन। अरे वाह, देखिए एक ही चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कैटलिस्ट का इफेक्ट जानना हो ना केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स, तो बस केमिकल रिएक्शन में वो क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। यानी जो रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है ना उसमें स्पीड अप ला देता है। ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब क्या कहा जाए कि रिएक्शन के साथ टूट करके जुड़ करके नए कंपाउंड बना देना, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये रिएक्शंस के रिएक्टिविटी को, जो टाइम जो ज़्यादा लगता है ना उसको कम कर देता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट वैसा केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, लेकिन इसका इफेक्ट स्टेट में नहीं करेंगे हम लोग, यानी ये कोई भी इफेक्ट स्टेट पे नहीं दे पाता। ठीक है, ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देगा, लेकिन मॉडरेटर लेंगे तो डिक्रीज कर देगा। इसलिए पढ़े होंगे एक कैटलिस्ट होता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देगा। पूछेगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शंस, नथिंग, कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ठीक है, बट ये रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे भैया ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस इतना याद रखना, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरों को क्या करता हो, रिडक्शन करता हो, रिड्यूस करता हो। याद रखना हम लोग को, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद रखना हम लोग को, मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट कहेंगे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट कहेंगे। याद रखना है, ठीक है, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट। The chemical substance which reduces are called oxidizing agent. जिनका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एग्जांपल में हम देखेंगे MnO2 प्लस HCl। आप तो रिएक्शन क्लास में पढ़े ही होंगे। ये क्या बना दिया, MnCl, फिर क्या बनता है भाई Cl2। वाटर मीडियम में क्या करता है, डाइल्यूशन का काम, वही बात है, वाटर प्रोड्यूस हो गया है। यदि चार्ज के बेसिस पे देखें +4 है, यहाँ पे +2, भैया चार्ज डिक्रीज कर गया ना, और चार्ज जब डिक्रीज होता है वो क्या होता है, रिडक्शन, यानी रिडक्शन हो गया मैग्नीज डाइऑक्साइड का। इसमें MnCl2 लिखेंगे, MnO2 reduces into MnCl2। नंबर 2, Cl पे -1 चार्ज है, अब Cl2 पे हम कितना चार्ज हो गया, 0, यानी HCl ऑक्सीडाइजेस या ऑक्सीडाइज्ड into Cl2। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन से भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन भैया रिडक्शन होता है ना, रिमूवल ऑफ, क्या बोले, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, MnO2 से MnCl2 रिडक्शन, HCl से Cl2 भैया लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। यही चीज को लिख रखे हैं। अब जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं,
जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आई होप आप नहीं भूलेंगे। जिनका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। मत भूलना भैया लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। फिर से क्वेश्चन आ गया, राइट द आइटम नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अरे वाह, चलिए देखते हैं। आइटम नेम वही चीज, फिर से आइटम नेम की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सही है। CH2 CH3 यहाँ पे CH2 CH3 देखिए कंपाउंड है हमारे पास। आपका काम है पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए, सब बढ़िया। आप एक काम करो ना, एक बार और लिख लो, ताकि आप सेलेक्ट जब लॉन्गेस्ट चेन करोगे तो किसको प्रेफर करना है वो लेने में आसान हो जाएगा। देखो यदि मैं ऐसे सेलेक्ट करूं तो लॉन्गेस्ट चेन 5 का आएगा, 5 का आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। मैं ऐसे सेलेक्ट करूं, देखो तो कितने का आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, 6 कार्बन हो गए। ऐसे कितने के आ गए? 5 के। 1 2 3 4 5 के। ऐसे हम चले तो ऐसे 5 हो गया, लेकिन 1 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। अब ये तो हमको लेना है, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब ये हटा देंगे। अब जब इसको आप लॉन्गेस्ट चेन में प्रेफर कर दिए तो अच्छे से अरेंज करो। CH3 फिर CH2 फिर CH फिर CH2 फिर CH फिर यहाँ CH3। आप ऐसे लिख लिए हो, बट जहाँ जहाँ पे CH CH है थोड़ा सा ध्यान देना है। हम वहाँ पे क्या करने वाले स्टूडेंट्स, 3 नंबर पे CH3 अटैच है, 3 नंबर है भैया। अब यहाँ पे 5 नंबर है, इसमें भी क्या है? CH3 अटैच है। चलो ऐसे हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, इतना चेंज करने के बाद जो आप मिथाइल ग्रुप का नंबरिंग कर रहे हैं अब सही सही कीजिए। आप तो कार्बन 6 लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए लिखिए, लेकिन नाम लिखने के लिए काउंटिंग कीजिए। नाम लिखने के लिए काउंटिंग करेंगे, देखें तो आप ऐसे काउंट करते हैं 3 4 5 6, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 पे मिनिमम और यहाँ पे 5 पे, मतलब ऊपर से काउंट करें तो 3 5 जो है सब क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिल रहा है। बॉटम से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 4 पे, 2 पे 4 पे। आपको बताना है मिनिमम पोजीशन में ये जाएगा या ये जाएगा। आप बोलोगे सर 2 और 4 जाएगा मिनिमम पोजीशन में, यानी ऊपर को डिसेलेक्ट करेंगे, नीचे को सेलेक्ट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं हम। CH3 ले लिए, CH2 ले लिए, CH ले लिए, यहाँ CH3 ले लिए, यहाँ CH2 ले लिए, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ पे CH3 ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे हम यहाँ पे ले लिए, सेलेक्ट कर लिए, अब नंबरिंग हम ऐसे लिख दिया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। देखो दिए। अब लॉन्गेस्ट चेन हम क्या बात की थी पहले? प्रीफिक्स लिखते हैं भैया पहले, उसके बाद रूट वर्ड की बात करते हैं, उसके बाद सफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स में कहाँ पे है? 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे। अच्छा 2 और 4 पे 2 बार मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल। ये मेरा हो गया प्रीफिक्स के लिए, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे उनके लिए प्रीफिक्स। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाने वाले। ठीक है, रूट वर्ड की बात कर रहे हैं हम। रूट वर्ड में देखेंगे तो कार्बन 6, तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं भाई? हेक्स। ठीक है, कार्बन 6 के लिए हेक्स। और सैचुरेशन में बात करेंगे सफिक्स में, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड नेम। तो क्या नाम है बच्चों बताओ? 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो गया? 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। चलिए ये खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब बोल रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द pH वैल्यू फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन में 298 केल्विन। यार यहाँ पे 298 केल्विन पे pH वैल्यू पूछ रहा है, और वो भी किसका? न्यूट्रल सॉल्यूशन का। अरे न्यूट्रल सॉल्यूशंस का कितना होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशंस का pH वैल्यू आज क्या पढ़ते आए हो क्लास 10 में भी 7 होता है। या टेंपरेचर बोल रहा है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कितना होगा? 298 केल्विन। तो परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल टेंपरेचर बात किया जा रहा है। pH वैल्यू कितने होते हैं? 7। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक। ये 2 शर्ट का
हम जो है वो क्या कर दिए, यहाँ पे आप लोग के लिए हम बना रखे हैं, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।